हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटोर। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टूडेंट आज के इस सेशन में। और ये सेशन आप लोगों के लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो यहाँ पे मौजूद हैं वो एक ऐसी स्टूडेंट हैं जो आपके लिए डेफिनेटली एक मतलब गाइड का काम कर सकती हैं आगे फ्यूचर में आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशन का सोर्स बन सकती हैं। तो आज हमारे सेशन में हमारे साथ जुड़ी हुई है रितिका। रितिका, वेलकम आपका इस सेशन में। और आज हम ये कोशिश करेंगे कि आप वो प्रैक्टिकलिटी वाली चीजें जो आपने इस एग्जाम के दौरान फेस की हैं, या फिर जिन चीजों की वजह से आज आप यहाँ पे पहुंच पाए हो, वो सारी चीजें आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाओ, जिससे कि वो भी इन सारी चीजों का बेनिफिट ले सके, उनको भी ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो सके कि भाई कैसे उनको क्या करना है, क्या डायरेक्शन फॉलो करना है, क्या पाथ फॉलो करना है जो कि उन्हें सक्सेस की तरफ ले जा सके। तो ज्यादा समय तो मैं आपका नहीं लूंगी, बट कोशिश ये करूंगी कि आपसे वो सारे चीजें मैं जान पाऊं जिसकी वजह से आज आपको ये सक्सेस मिली। भाई 99 पॉइंट समथिंग आपके परसेंटाइल हैं, सो वो बहुत अच्छा स्कोर है आपका। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि इतना इजी है वो स्कोर लेकर आना जो आपने अटेम्प्ट किया है इस बार, या जो आप लेकर आए हो, अचीव किया है आपने। तो इसके बारे में सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि जब आपका रिजल्ट आने वाला था, जिस दिन आपको पता चला कि भाई आज एनटीए रिजल्ट दे सकता है, तो क्या अंदर से क्या फील आ रही थी? एक एक श्योरिटी थी दिमाग में, एक पॉजिटिविटी थी कि इस बार मेरा जेआरएफ हो जाएगा, या फिर ये लग रहा था कि जो भी होगा, चाहे नेट हो चाहे जेआरएफ हो, मेरे लिए एक्सेप्टेबल होगा, इस बार नहीं तो मैं अगली बार ट्राई करूंगी? तो कैसा फील हो रहा था जिस दिन रिजल्ट आने वाला था? मैम, ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मतलब नेट ही ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट था। इसके लिए फिर से तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये तो फिर थैंक यू सो और मच। अलग लेवल की बात हो गई। जी मैम, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो मैं दिसंबर के लिए थोड़ा प्रिपेयर, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ही मतलब एक स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर रही थी। हम्म। तो मतलब मैंने एग्जाम तो अपने तरफ से तो मैंने अच्छा ही दिया था, बट मैं नेट के लिए तो होप ही कर रहा था। बट हम्म। जेआरएफ के लिए तो उतना तो मैं होप नहीं कर रहा था। तो बट देन जेआरएफ भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया, तो मैं बहुत खुश हो गई थी मैम उस दिन। ओके, तो मतलब आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो जी। ये देखो, मैं सारे लोगों को हाईलाइट करना चाहूंगी कि इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था और उसमें इन्होंने जेआरएफ निकाला है, जो खुद में बहुत बड़ी बात है। अब एक और क्वेश्चन आपसे कि जब आपका रिजल्ट आ गया तो उसके बाद आपको कैसा लगा, और जब आपने वो रिजल्ट अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया तो उनको कैसा लगा, क्या रिएक्शन था उनका? खुद से मतलब मैं बताया? जी मैम, मैंने मतलब खुद से बताया उस दिन। मतलब मेरे घर में थोड़ा गेट टुगेदर भी था, तो मतलब सभी लोग थे, तो मैंने पेरेंट्स को बताया। वो लोग तो बहुत रोने लगे, फिर मैं भी रोने लगी। तो बहुत ओके। इमोशनल वाला माहौल हो गया था। तो बहुत लोग, लाइक सभी लोग बहुत ही खुश थे। ओके, तो खुशी वाली तो बात है। मुझे लगता है कि जब आप शेयर करोगे अपने पेरेंट्स के साथ जी में कि भाई मैंने ये अचीव कर लिया, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, और वो आपको मिल जाए और आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। कुछ जी लोग ऐसे होते हैं ना कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बट स्ट्रगल साथ साथ चलता रहता है और वो उन्हें दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में जाके मिल पाता है, बट आपको पहले अटेम्प्ट में मिला। तो ये जी इसके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। एंड आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक स्टूडेंट की जो सक्सेस है, मुझे लगता है कि जो उस बच्चे के माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उसके जो परिजन होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, शायद उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता जितना कि उस बच्चे की सक्सेस से उसे खुशी मिलती है या फिर उसके घर वालों को मिलती है, क्योंकि घर वालों की उम्मीदें सेट हो जाती है पहले से ही। आने वाला है रिजल्ट, जी अच्छा आप ये करेंगे, इसके बाद तुम ऐसा कर लेना, वो सारी चीजें सेट होने लगती हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि जैसे आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, आपने कब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था? लगभग आपने कितना समय दिया अपनी इस प्रिपरेशन को, कि मैं आप तैयार कर रहे थे अपने आप को कि मुझे नेट जेआरएफ देना है, तो कितने टाइम से आप स्टडी कर रहे थे? मैम, एक्चुअली तो मैंने मतलब पहले से मैं लाइक इन टच विद द सिलेबस थी मेरा, लाइक सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर से ही। तो ओके। मतलब मुझे मतलब सिलेबस काफी हद तक पता था। और जब मैंने मतलब बुक्स, मतलब काफी बुक्स भी मैंने देखा, मैंने खरीदा भी था। तो हम्म। जब मैंने बुक्स को देखा तो सिलेबस तो बहुत ही ज्यादा वास्ट था। और हम्म। मुझे लगा कि मतलब सिर्फ हार्ड वर्क ही करने से भी लाइक एग्जाम तो नहीं होगा, मुझे हम लोग को स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा।
तो मैंने काफी मतलब यूट्यूब वीडियोस में अड्डा 24/7 का काफी ज्यादा सक्सेस स्टोरी भी देखा, लाइक हाउ दे लाइक कैसे पढ़ाते थे टीचर्स लोग। हम्म। तो मैंने बैच में एनरोल किया था। तो हम्म। उसके बाद मुझे बहुत ही इजी हुआ, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने मतलब मेरे पास उतना प्रिपरेशन टाइम नहीं था, क्योंकि मैं रिसर्च में और मेरा बुक में भी थोड़ा मतलब मैं इंडल्ज थी। तो मतलब मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट जो जून 2024 में दिया था, तब मेरा मतलब दो ही यूनिट हुआ था, मतलब होम साइंस से भी और पेपर वन से भी। हम्म। तो उसके बाद जो री एग्जाम के लिए हम लोग को ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तो मिला था बीच में गैप। तब मैंने बहुत आइसोलेट होके पढ़ा था, और कम्प्लीटली मैंने अड्डा 24/7 मतलब कोई भी रिसोर्सेज भी यूटिलाइज नहीं की थी मैं। ओके। सो मतलब आपका कहना ये है कि एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे सिलेबस बहुत ज्यादा है, जी और बहुत। एक इंसान सब कुछ कवर कर ले वो पॉसिबल नहीं है। आप जी। कितना भी पढ़ लो, कितने भी 20 के 20 यूनिट याद कर लो, बट फिर भी आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। तो ये एग्जाम डिमांड करता है कि जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पे बिलीव कीजिएगा। ये आप स्टूडेंट को एक सजेशन भी देना चाहोगे कि भाई हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पे फोकस करो, उसे कंसाइज करके पढ़ने की कोशिश करो कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको उस तरह से पढ़ लो कि वो आपके आने वाले अटेम्प्ट में जी काम आ जी जाए। ऐसा नहीं बिल्कुल। कि किसी एक चीज में डीप में चले जाओ जिससे बाकी चीजें छूट जाए। ये आपका शायद एक मैसेज जी रहेगा इस चीज के। ओके। तो आपने जब अपना ये एग्जाम की तैयारी करना शुरू किया, तो जैसे आपने कहा कि आपने बैच में इनरोल किया, आप यूट्यूब वीडियोस भी देखते होगे, आपने सक्सेस स्टोरीज भी देखी, आपने एक्चुअली किन किन रिसोर्सेस को फॉलो किया अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए? क्योंकि देखो अभी आपका मास्टर्स शायद चल रहा है ना? जी आपका मास्टर्स किस सब्जेक्ट में है? जी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में। तो जी मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि मैं खुद एक न्यूट्रिशन बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जी ऐसा लगता है कि जो न्यूट्रिशन के स्टूडेंट होते हैं ना, वो जब ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तब से उनको यही लगता है कि बस हमें न्यूट्रिशन पढ़ना है, हमें ना तो एचडी से मतलब है, हमें ना तो टेक्सटाइल से मतलब है। उनको वो उस टाइम पे बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगते। बट जब उनके सामने अचानक से वो नेट का सिलेबस आता है, फिर सोचते हैं कि अच्छा, हमें तो एक्सटेंशन भी पढ़ना पड़ेगा, हमें तो ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो आपने कौन कौन से रिसोर्सेस फॉलो किए? क्योंकि अल्टीमेटली आपको कुछ यूनिट में प्रॉब्लम्स तो जरूर आई होगी, जी है जी। ना? क्योंकि वो आपके बिल्कुल टच से हटे हुए होंगे। तो आपको किन किन रिसोर्सेस को आपने फॉलो किया? वो कौन से यूनिट थे जिसमें आपको ये लगा कि नहीं, ये मेरे को अच्छे नहीं लग रहे, इसको मैं थोड़ा कम पढ़ लेती हूँ? ऐसी वाली चीजें कौन कौन सी यूनिट के साथ लगी? मैम होम साइंस में देखा जाए तो फूड एंड न्यूट्रिशन से ही मैं टच में थी, बाकी तो कंप्लीट आउट ऑफ सिलेबस था मेरा। तो ओके। मैंने मतलब कंप्लीट मैंने मतलब आपका जो नोट्स भी था, मैंने वो नोट्स को भी रेफर नहीं किया। मतलब आपका जो क्लास में आप बोलते हैं ना, वो सब मैं नोट करती थी। मतलब ओके। क्लास में आप जो पीपीटी देते थे वही से ही हाँ। मैं खुद का नोट्स ही बनाती थी, पर मैंने ओके। नोट्स को भी मतलब आप जो नोट्स पीडीएफ हम लोग को भेजते थे मतलब टेलीग्राम पे, वो भी मैंने नहीं देखा। बट आपका जो लेक्चर्स होता था, आपका वो जो हर एक वर्ड्स लाइक ये इम्पोर्टेंट है, लाइक सीक्वेंस वाला क्वेश्चंस होम साइंस में बहुत ही ज्यादा देखने को लिए मिलता था। तो उसमें मुझे लगता है कि हम लोग का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा ऑप्शंस ना मतलब बहुत ही सिमिलर होता है। मतलब हाँ। कि लास्ट में प्लानिंग फिर एग्जीक्यूट, ये सब बहुत मतलब देखने के लिए मिलता है, मतलब थ्योरीज में भी और स्टेजेस में भी, प्रोसेस में भी। तो ये मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा था मतलब सीक्वेंसिंग में। और फिर इसमें मैंने बहुत काम किया मैम, लाइक आपका जो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस आप देते थे, पीवाईक्यूज जो देते थे, उसमें भी ज्यादातर सीक्वेंसिंग ही देखता था हम लोगों को। तो वो मैंने ज्यादा प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि उसमें हम मतलब ज्यादा टाइम अगर उसमें वेस्ट करते तो 3 आवर्स में तो पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो उसमें आप हम लोग को प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय बहुत ज्यादा चाहिए था। और कॉन्सेप्ट वाइज और रिसोर्सेज में ना मतलब इतना ज्यादा रिसोर्सेज मुझे लगता है कि हम लोग को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही बात सब मतलब टेक्स्ट बुक में भी मतलब लेक्चर्स में भी एक ही टॉपिक ही वहाँ पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट करके समझाते हैं वो लोग। बट एक टॉपिक हम अगर इन डेप्थ समझ ले, तो वो क्वेश्चन को जितना भी घुमा फिरा के भी दे मतलब पूछे पूछे जाए, तो हम लोग उसको आंसर कर पाएंगे। तो इतना रिसोर्सेज फॉलो करके तो बहुत कंफ्यूजन ही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक रिसोर्सेज फॉलो करो और उसको बहुत इन डेप्थ में समझो, ताकि जितना भी क्वेश्चंस को घुमाया जाए विल बी एबल टू आंसर। तो यही मैम मतलब आपका जो मतलब आपने जो मतलब इन इन द क्लास जो रिकॉर्डेड लाइव सेशंस होता था, वो भी मैं बहुत फॉलो करती थी। तो मैंने सारा यूनिट मैम वहीं से ही कवर की थी।
ओके जैसे कि मैं बैच में भी देखती हूँ और ग्रुप पे भी देखती रहती हूँ, ऑल द टाइम एक ही बात चलती रहती है, जी मैम जी पीडीएफ नोट्स दे दो, मैम पीडीएफ जी नोट्स दे जी दो, मैम हमें प्रिंट निकलवाना है। जी अभी जी। रिसेंटली जैसे स्टूडेंट है वो उनके दिमाग में बस ये रहता है कि अगर हमने बैच में इनरोल कर लिया, डे वन हमें टेलीग्राम का लिंक मिल हाँ, जाए, डे वन हमें पीडीएफ मिल जाए, जी बस वही। उसके अलावा उनका दिमाग एक सेट है, उससे इधर ना जाता है ना ही इधर जाता है। बट मुझे ऐसा लगता था शुरू से ही कि जो चीजें आप सुनकर याद कर सकते हो, शायद वो सिर्फ पढ़ के याद नहीं हो जी सकती। जी। जब हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हमारी आंखें काम कर रही हैं, हम्म, और जब हम सुन रहे होते हैं तो हमारी आंखें भी चलती हैं, जी हमारा कान भी सुन रहा होता है, हमारा दिमाग भी चल रहा होता है। तो शायद जो चीजें सुनकर ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकती हैं वो उतना अच्छे से सिर्फ पढ़ के नहीं आ सकती। तो आप भी ये सजेशन दे रहे हो मतलब जी स्टूडेंट्स जी को कि नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाने से ज्यादा वो नोट्स को हैंड रिटन खुद से बनाने जी की कोशिश ज्यादा करे, वो जी। ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आता है और उससे आपको चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। जी मैम। आई थिंक आपका यही कहना है। तो एक चीज और बताओ कि जैसे आपका बैकग्राउंड जो है वो होम साइंस की बाकी चीजों से नहीं जी है, न्यूट्रिशन से है, तो आपने क्या ऑल 10 यूनिट्स पढ़ी थी पेपर टू की, या फिर कुछ यूनिट्स को आपने 70% पढ़ के 30% छोड़ दिया, या फिर 50% पढ़ा 50% छोड़ दिया, या फिर इस तरह पढ़ा कि जो आपके इंटरेस्ट की नहीं थी, जिससे आपका टच नहीं था, तो आपको ये लगा कि मैं इनको बिल्कुल ना छोड़ूं, बस इतना पढ़ लूं कि मैं पेपर में समझ के आधार पे आंसर दे पाऊं। जी इसके बारे में क्या आपका मतलब ओपिनियन है कि क्या करना चाहिए स्टूडेंट को, सारे यूनिट पढ़ने चाहिए या फिर जिस पे कमांड ज्यादा अच्छे से हो सके वो पढ़ना चाहिए? जी, मुझे भी लगता है कि जिसमें आप स्ट्रांग हैं उसको और ज्यादा आप स्ट्रांग बनाए। और मैंने क्या किया था एक्चुअल में कि फूड एंड न्यूट्रिशन मेरा बहुत ही स्ट्रांग था क्योंकि मेरा खुद का सब्जेक्ट था। हम्म, तो उसमें मैं काफी ज्यादा आंसर्स जब पीवाईक्यूज मतलब मॉक टेस्ट भी करती थी तो मैं काफी ज्यादा आंसर सॉल्व कर पाती थी। हम्म, और जो टेक्सटाइल और अपीरियल डिजाइनिंग मुझे बहुत ही टफ लगता था वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो उसमें मैंने सिर्फ मतलब प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस ही की थी जो मैम ने दिया था। सिर्फ हम्म, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज में जो जो क्वेश्चंस आए हैं मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस को हाईलाइट करके रखती थी और वो जहाँ पे भी नोट्स में है वहां से मैं पढ़ती थी। मतलब मैं हम्म, सारा टॉपिक कवर नहीं की थी टेक्सटाइल में। और जो फैमिली स्टडीज है ह्यूमन डेवलपमेंट है मुझे लगता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट से थ्योरीज ज्यादा पूछे जाते हैं लाइक लॉट ऑफ थ्योरीज पूछे जाते हैं। तो मैंने थ्योरीज में ज्यादा फोकस किया था। दो मैंने हम्म, टॉपिक मतलब कवर किया था फैमिली स्टडीज और ह्यूमन डेवलपमेंट के, बट मैंने थ्योरीज में बहुत ही ज्यादा फोकस किया था। जैसे बीएफ स्किनर होता है, पियाजेन थ्योरीज होता है, वो सब हम लाइक पेपर वन में भी हम देखते हैं कि ये हम्म, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी है। तो वो सब मैंने अच्छे से कवर किया था। और फिर एक्सटेंशन एजुकेशन भी थोड़ा मतलब हम लोग लाइक पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में हम लाइक मिलता वी वर जुलता। इन टच। जी वी हम्म, वर इन टच। तो वहां से मुझे थोड़ा इजी हुआ। और उसमें भी मैम ने जैसे बोला था क्लास में कि प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो भी प्रोग्राम है वो मैं थोड़ा क्लियर होके गई थी। हम्म, और फिर रिसोर्स मैनेजमेंट मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है क्योंकि रिसोर्स मैनेजमेंट में लाइक हम लाइक जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो भी समझ पाते हैं जैसे डायरेक्ट इनकम, रियल इनकम, हिडन इनकम, साइकिक इनकम। सो ये सब बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं पेपर्स में भी। और आप भी मतलब ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी है तो आप बहुत ज्यादा ये टॉपिक में स्कोर कर सकते हैं। और ये ओके अच्छा एक बात बताओ कि जैसे स्टूडेंट्स ना शुरू से एक बहुत जी बड़ी गलती कर रहे होते हैं, मैं ये चीज देखती भी हूँ क्लासेस में कि मैं स्टूडेंट्स को लगातार डे वन से एक ही बात बोल रही होती हूँ, देखो सिर्फ पेपर वन पेपर टू पे फोकस मत करो, पेपर वन पे इक्वल फोकस करो। जब जी तक पेपर वन अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हारा नेट जेआरएफ नहीं होगा। बट स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारा पेपर टू होम साइंस है, हमारा इंग्लिश है, हमारा ज्योग्राफी है, तो हम बस अपने पेपर टू को अच्छे से पढ़ ले, पेपर वन पे उतना फोकस उनका डे वन से होता ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, शायद उन्हें ये लगता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें हमारी कमांड नहीं है, पेपर टू पे हमारी कमांड है, हम सारा तो इनपुट यहीं दे देंगे, इसी से हमें आउटपुट मिलेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है कि पेपर वन कितना इंपॉर्टेंट है नेट जेआरएफ के लिए? पेपर वन देखा जाए तो पेपर वन और भी ज्यादा मुझे इम्पोर्टेंस लगा क्योंकि पेपर टू मतलब हमारे हमारे मतलब टॉपिक में सिर्फ मेरा फूड एंड न्यूट्रिशन ही था। बट रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट्स वो लोग का पेपर टू काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं क्योंकि वो लोग का खुद का ही सब्जेक्ट होता है। तो पेपर वन में हम लोग को बहुत मतलब इम्पोर्टेंस देना चाहिए क्योंकि वही है स्कोरिंग सब्जेक्ट। मतलब नेट का नहीं बट जेआरएफ के लिए आपको पेपर वन भी बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। और पेपर वन में जैसे हमारा जो टीचिंग
एप्टीट्यूड है वो मतलब अंशिका मैम ने हम लोग को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था। जो टीचिंग एप्टीट्यूड का भी मतलब जो वहाँ पे भी बहुत ही ज्यादा थ्योरीज इंपॉर्टेंस है। तो फिर ये जो इंडियन लॉजिक्स जो है हेटफा भाषा ये सब में तो हम लोग इन टच नहीं है, बट वी शुड बी मतलब ये पर्टिकुलर एग्जाम के लिए हम लोग को बहुत ही ज्यादा इसमें भी फोकस करना चाहिए। जैसे फैलेसी है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है, और रिसर्च एप्टीट्यूड मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था क्योंकि आफ्टर जेआरएफ भी आप लोग को रिसर्च तो करना ही है। तो ये टॉपिक आपको बहुत इन डेप्थ ही समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ो, ऐसे नहीं, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको फर्दर ये टॉपिक आपको मतलब लेके ही जाना है, तो इसको आपको बहुत क्लियरेंस होना चाहिए। तो इसके अलावा मैथ्स और डीआई में बताऊं कि मैथ्स और डीआई मेरा बहुत ही मतलब मैथ्स मेरा पहले से ही थोड़ा वीक था, तो मैंने थ्योरीज में ही ज्यादा फोकस किया था। ऐसे नहीं कि मैथ्स भी 9 और 10 का जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, डिस्काउंट, एवरेज, ये सब में थोड़ा सुबह करती थी क्योंकि सुबह फ्रेश अप माइंड होता था, तो सुबह में करती थी। बट मैंने इतना इंपॉर्टेंस मैथ्स को नहीं दिया था क्योंकि मैं थ्योरीज अगर स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ तो वहां से आई बी एबल टू गेन मार्क्स। क्योंकि मैथ्स अगर मैं इतना ज्यादा करूँ और मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँ वो तो बहुत वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा वहां पे। तो मैंने थोड़ा कम फोकस दिया था मैथ्स को। और फिर कम्युनिकेशन भी ऐसा बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है क्योंकि ये हम लोग का पेपर 1 और पेपर 2 बोथ में है, और थोड़ा इजी भी है कम्युनिकेशन। और आपका हायर एजुकेशन रिलेटेड यूनिवर्सिटीज बहुत पूछा जाता है, जैसे HECI का जो सीक्वेंस लगाना बहुत पूछा जाता है, NEP 2020। तो ये सब अगर हम लोग कोई एक सोर्स से ही मतलब जब बुक से ही पढ़े ना तो हम लोग को इम्पोर्टेंस नहीं पता चलता है कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सारे टॉपिक पढ़ने लगते हैं तो वैसे तो हम लोगों को रिटेन भी नहीं हो पाएगा। तो अगर हम सुन के जो पढ़ते हैं, जो टीचर्स बोलते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, हम मार्क करते वो, और ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देखते हैं कि ये आए हुए हैं, तो हम ज्यादा फोकस उसमें कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी चीज पढ़ने से अलावा मतलब सभी चीज पढ़ने से अच्छा तो सिर्फ वो टॉपिक पे ज्यादा फोकस दे जो मतलब बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। और आईसीटी में भी नंबर सिस्टम बहुत ही ज्यादा मतलब हर एक PYQs में मुझे देखने के मिला था। तो मैंने आईसीटी भी बहुत ही किया था मैम। ओके, तो आपको ये लगता है कि अगर इंसान को सिर्फ नेट निकालना है तो शायद एक बार को उसकी हेल्प कर सकता है जी कि पेपर 1 थोड़ा कम पढ़ लिया तो भी नेट शायद हो जाए अगर जी। नसीब साथ दे जाए। बट अगर हम्म, जेआरएफ करना है तो 110% पेपर 1 को जी साथ लेकर चलना पड़ेगा जी एंड तभी हो पाएगा। पेपर 1 में आपका कहना ये है कि सारी यूनिट पढ़ो, ये उतना जरूरी नहीं, पर सारी यूनिट में से अगर आपको लगता है कि 2 यूनिट मैथ्स की हैं और 8 यूनिट थियरी पर बेस है, तो 8 यूनिट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि उससे कुछ भी आए तो आपका गलत ना हो। जी जी। और वो जो 2 यूनिट मैथमेटिक्स की हैं उन्हें इतना पढ़ लो कि जो बेसिक क्वेश्चंस आए वो सही हो जाए। जी मैम। अच्छा, इस बारे में आपका क्या कहना है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथ और ये जो डीआई के क्वेश्चंस होते हैं इनकी वजह से पेपर में बाकी क्वेश्चंस छोड़ देते हैं, लाइक उन पर इतना समय लगा देते हैं सॉल्व करने में कि उनका समय पेपर 2 का भी खत्म हो जाता है वहीं पे ही, और वो छोड़ के आते हैं क्वेश्चन। तो आपको इस बारे में स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले जब पेपर 1 को अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो मैथ और डीआई के क्वेश्चन को साथ साथ करते हुए चले, या फिर पहले बाकी सब कुछ कर ले फिर उनको समय दें? मतलब ऐसा आप क्या कहना चाहोगे टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग? जी जी। टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग मैम लाइक मेरा जैसे देखा जाए तो मेरा मैथ्स थोड़ा वीक ही था। तो बाकी बाकी लोग का दिल नो दे कैपेबिलिटीज की कौन से टॉपिक में वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं। तो मैथ्स मेरा थोड़ा वीक था, तो इसीलिए मुझे लगता है मतलब ऐसे मैं बोलना चाहती हूँ कि मैथ्स में अगर आपका वीक है तो उसको थोड़ा कम ही टाइम दे। क्योंकि पर मैं बहुत ज्यादा सक्सेस स्टोरीज देखती हूँ कि जहाँ पे आप वीक है तो वहीं पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा। बट मैंने ऐसे नहीं किया क्योंकि अगर मैथ्स में अगर मैं 2 आवर्स में भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ वहां पे तो 1 मिनट में ही सॉल्व करना पड़ेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप थ्योरीज में भी आपका टाइम वेस्ट कर रही हो, फुल टाइम वेस्ट कर रही हो, आप थ्योरीज को भी आप इम्पोर्ट मतलब पढ़ नहीं पा रही हो उसके चक्कर में। तो मुझे लगता है कि अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपको एवरेज जैसे मतलब बेसिक्स मैथ्स आप सॉल्व कीजिए, मतलब वो तो क्लास 9 10 में मतलब आप लोग कर चुके होंगे, जैसे एवरेज होगा, डिस्काउंट होगा, रेशियो प्रोपोर्शन होगा, वो सब आप कीजिए। बट देन जैसे आप बहुत ही आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो उसी में ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप थ्योरीज जो है थ्योरीज अपना बहुत ही स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि जहां से भी एक ही क्वेश्चन भी जहां से भी घुमा के वो लोग पूछेंगे आप, यू विल बी एबल टू आंसर। ओके,
थैंक यू। अच्छा, एक बात और बताओ कि जैसे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पीवाईक्यूज कर लो, देन हमारा जो नेट जेआरएफ है वो हो जाएगा। इस बारे में आप क्या कहोगे कि सिर्फ पीवाईक्यू आपको नेट जेआरएफ दिला सकते हैं, या फिर अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में आपने पढ़ रखे हो तो फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में, आपने पीवाईक्यू से सिर्फ पैटर्न देखा हो, बट कुछ भी आ जाए, वो कितना भी घुमाकर आ जाए, चेंज करके आ जाए, पर आप लगा दोगे आंसर, वो भी सही लगाओगे। इस बारे में आपका क्या कहना है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है या सिर्फ पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है? मैम ये मैंने काफी लोगों से भी सुना है कि मतलब कैसे प्रिपेयर करूँ। मतलब पहले भी मैं पूछती थी, काफी लोग ने मुझे बोला कि पीवाईक्यूज देखो और जाके एग्जाम दो, हो जाएगा। हाँ। तो मैंने जब वो पीवाईक्यूज देखा, मुझे टॉपिक का ही मतलब ये लोग क्या बोलना चाहते हैं वही समझ में नहीं आया। मैं पीवाईक्यूज करके मैं कैसे जाऊँ? तो आपने भी एक बार हम लोगों को क्वेश्चन मतलब क्लास में बोला था कि पीवाईक्यूज अगर आप डायरेक्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो आप कैसे मतलब सॉल्व करोगे वो पेपर। तो मैंने पीवाईक्यूज देखा जाए तो मैं फर्स्ट में एकदम ही पीवाईक्यूज नहीं देखी थी। तो जब मैंने मतलब धीरे धीरे जैसे यूनिट वाइज टॉपिक कवर करने लगी थी, तो तब मैंने जब पीवाईक्यूज उसके बाद देखी तो आई वाज एबल टू सॉल्व आंसर्स। तब मुझे मतलब इंटरेस्ट भी लगा सॉल्व करने में। पहले तो मुझे जीरो इंटरेस्ट लगता था क्योंकि मुझे टॉपिक ही समझने है, यूनिट ही समझने है, मैं कैसे डायरेक्ट पीवाईक्यू सॉल्व करूँ। तो आप जब मतलब मतलब कंप्लीट नहीं, जब आप मतलब जो इम्पोर्टेंस है मतलब टॉपिक के अंदर वो जब कंप्लीट अंडरस्टैंड हो सके, तो उसके बाद जब पीवाईक्यूज जितना भी वो लोग घुमा के भी पूछे, विल बी एबल टू आंसर। ओके, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना ज्यादा जी जी, इंपॉर्टेंट है। आफ्टर कॉन्सेप्ट। दैट आपको समय के बाद जी जी। क्वेश्चंस करना शुरू कर सकते हैं। जी अगर शुरू से ही करेंगे तो शायद आपको डिमोटिवेशन के अलावा कुछ नहीं जी मिलेगा, क्योंकि आपको बिल्कुल। लगेगा ये हमें तो कुछ आता ही नहीं है, जी क्योंकि जी। पहले से कोई क्लैरिटी है ही नहीं। अच्छा, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन आपसे। आप मुझे अपना रूटीन बताओ, लाइक आपने जो टाइम टेबल फॉलो किया था एग्जाम से पहले, आपके वर्क मतलब जो स्टडी आवर्स थे वो क्या थे? पेपर 1 को आप कितना समय देते थे, पेपर 2 को आप कितना समय देते थे आवर्स में? क्योंकि ये भी बहुत क्वेश्चन आता है, जी कितने जी। घंटे पढ़ाई करें, कितने घंटे पेपर 1 को दे मैम। तो ये मुझे लगता है मुझसे भी ज्यादा बेहतर इस टाइम पे शायद आप स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली एग्जाम क्वालिफाई किया है, और शायद वो अपनी पिछली 6 महीने की 5 महीने की जो स्टडी है, वो कैसे आपने ड्यूरेशन उसका रखा, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की, वो आप बताओ एक बार। मैम टू बी ऑनेस्ट, मैंने ऐसे 5 मंथ्स 6 मंथ्स तो मेरा प्रिपरेशंस नहीं था। मैं इन टच विद द सिलेबस थी, पर मेरा मेन प्रिपरेशंस ये 2 मंथ्स में ही मैंने जेआरएफ निकाला टू बी ऑनेस्ट। तो 2 मंथ्स तो मैं कंप्लीट आइसोलेट होके ही पढ़ रही थी। तो सुबह में मैथ्स ही करती थी, मतलब अराउंड 5 o'clock उठ के तो मैं मैथ्स ही करती थी। तो मैं आफ्टरनून तक लाइक 12 और 1 तक मैं पेपर 1 को थोड़ा टाइम देती थी, और आफ्टरनून से पूरा इवनिंग तक मैं पूरा पेपर 2 ही करती थी। और आफ्टर 9 और 10 इन द इवनिंग, मतलब आफ्टर 9 और 10 में थोड़ा बहुत मतलब जो भी पीवाईक्यूज होता है, थोड़ा मतलब प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस होता है, वो सॉल्व करके सोती थी मैं। ओके, तो ये आपने मतलब रूटीन अपना फॉलो किया है कि जी। मॉर्निंग और आवर्स जब आप ज्यादा फ्रेश महसूस करते जी हैं तो पेपर 1 पे फोकस जी किया है, जी और आपने नून में इवनिंग में फोकस किया जी आपने पेपर बिल्कुल 2 तो पे, जी। एंड लास्ट में क्वेश्चन करके दिन को खत्म किया करते जी थे मैम। कि जो पढ़ा एटलीस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि शायद इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। नहीं होगी तो दिमाग को वो आदत नहीं होगी कि वो एग्जाम हॉल में बैठ के जी जी शायद उतने ही समय में क्वेश्चन कर पाए, क्योंकि जब जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते जी उनके लिए जी। बिल्कुल नया होता होगा शायद वो उस दिन के लिए, है ना? और मैम रिवीजन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने ना 1 वीक कंप्लीट 1 चैप्टर के मतलब 1 यूनिट के अंदर जो चैप्टर्स होता है, पूरा 1 वीक पूरा वो चैप्टर खत्म करने के लिए एक शेड्यूल बनाया था, और इन द 7th और 8th डे में रिवीजन करती थी वो जो भी मैं पढ़ती थी। तो रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप रिवीजन कंसिस्टेंटली करते जाओ तो ये आपके माइंड में रिटेन भी होगा। तो यही तो बोलना चाहती हूँ मैं। ओके, रिवीजन मतलब करते रहें, ये ना बहुत सोचें कि बस इम्पोर्टेंट। हर दिन नया पढ़ रहे हैं, जी ऐसा ना सोचें। मतलब जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें जिससे वो रिटेन ज्यादा से ज्यादा हो सके, जी फिर कुछ नया पढ़े। जबकि जी ज्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं ये टॉपिक भी हो जाए, ये भी हो जी जाए, ये भी जी। हो जाए, बट अभी 4 दिन पहले का पूछो तो फिर कुछ अता पता नहीं होता। वो चीज नहीं होनी चाहिए, है ना? आपका जी यही कहना है। चलो, थैंक यू सो मच रितिका, मुझे आपसे बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड जितना अच्छा आपसे बात करके लगा, उससे ये पता चलता है कि आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स आपको कितना सपोर्ट करते जी होंगे, मैम। क्योंकि अगर कोई
2 महीने इतने डेडिकेशन के साथ लगकर तैयारी कर रहा है, मतलब उसके पेरेंट्स उसे फुल सपोर्ट कर रहे हैं, और वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब फैमिली का सपोर्ट होता है. सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली. आपको बहुत सारी मेरी साइड से बेस्ट विशेस. आई होप ये जो गाइडेंस आपने दिया है, जो अपनी स्ट्रेटेजी आपने शेयर की है, ये फ्यूचर में जो बच्चे अब एग्जाम दें उनके लिए ये बहुत अच्छा काम कर सके, क्योंकि जो रिसेंटली उस चीज को फेस करके आता है ना, शायद उससे बेहतर एक्सपीरियंस किसी और का हो ही नहीं सकता. तो शायद आपका ये एक्सपीरियंस बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगा. सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच. अपने पेरेंट्स को भी मेरी साइड से बोलना कि मैम ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, और पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलना भाई कि उन्होंने आपको मोटिवेट किया कि आप आगे इतना कुछ कर सको, क्योंकि बिना बिना फैमिली के मोटिवेशन के कोई चीज पॉसिबल नहीं होती. एंड थैंक यू आपको सो मैम लाइक थैंक यू सो सो मच, आपको थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने ना लिटरली मैंने कोई भी रिसोर्सेज फॉलो नहीं की थी. होम साइंस तो मैंने कम्प्लीटली आपको ही छोड़ दिया था, और पेपर 1 भी पूरा अड्डा 24/7 टीम से ही पढ़ा था. आपको थैंक यू सो सो मच अरे मैम. नहीं, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट. चलो बाय, फिर थैंक से यू मिलते मैम. हैं हम लोग. आई होप जी ऐसे सेशंस हम लोग करते रहेंगे फ्यूचर में. जी ओके थैंक यू बाय, मैम. टेक केयर.